है ना। तो अभी मेरे साथ सवाल, आपके साथ सवाल, सबसे पहला सवाल सुनील जी, कहते हैं बहुत सारे लोग, ये मिथ है कि फैक्ट है, ये आप बताइए, कि अगर कुंडली का कवर अच्छा ना हो तो भाग्य भी अच्छा नहीं होता। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुनीत जी, ये आपने सही पूछा। लोगों की कुंडलियां फटी हुई होती हैं, लोगों ने कुंडली के फ्रंट पेज पे नाम नहीं लिखा होता। बहुत सारी कुंडलियां देखता हूं मैं, और मैं अपने हाथ से नाम लिखता हूं। जब आप का आगाज ही ठीक नहीं है तो आप अंजाम से क्या उम्मीद रखेंगे। कभी भी कुंडली फटी नहीं होनी चाहिए, कुंडली का पहला पेपर नहीं फटा होना चाहिए। कुंडलियां आती हैं ऐसी हालात में केवल आती हैं, लोग दिखाते हैं ऐसे होते हैं जैसे कोई रद्दी का कागज़ होता है। तो काइंडली उसको आप मंदिर में, जो मंदिर का डस्टबिन होता है वहाँ पे काट के फाड़ के फेंक सकते हैं। कभी भी जिंदा इंसान की कुंडली पानी में नहीं बहाई नहीं जाती, कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर किसी की कुंडली ऐसी है, फटी हुई है, उसका पहला पेपर फटा हुआ है, तो उसको आप रिपेयर करवाइए, नहीं तो उसको आप मंदिर के डस्टबिन में डाल दीजिए, पानी में मत बहाइए, नई कुंडली बनवाइए। तो आपका कुंडली का साफ सुथरा होना, नीट एंड क्लीन होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ तक, पुराने जो हमारे ज्योतिषी होते थे वो तो यहाँ तक कहते थे कि कुंडली के अंदर कुछ पैसे आप रखिए। कई बार कुंडलियाँ आती हैं उसके अंदर 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट दिखता है, तो उसका मतलब होता है कि लोग वैल्यू को, पिछला जो संस्कार थे उसको वैल्यू देते हैं। तो कुंडलियाँ खाली नहीं रखनी चाहिए। वो ठीक है, एक मिथ था या वो एक सच्चाई है, लेकिन उसको खाली ना रखना सही है। दूसरी बात, कुंडली के पेपर, कुंडली फटी हुई ना हो तो ज़िंदगी फटी हुई नहीं होती, और जिनकी कुंडलियाँ ऐसी होती हैं उनकी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है। क्यों? ये लाइव प्लैनेट्स हैं, जिंदा प्लैनेट्स हैं आपके, जो आप अपने, जब आप पैदा हुए आप अपनी लाइफ में लेके आए। जो कुंडली बनी वो आपके लाइव प्लैनेट्स हैं। और कभी भी कुंडली के ऊपर कुंडली कभी मत रखिए, एक कुंडली, दो कुंडली, चार कुंडली इकट्ठियाँ कभी मत रखिए। जब भी रखें अलग अलग रखें, और एक लेयर बना के या एक थद्दी बना के कभी मत रखिएगा। कुंडलियाँ फटी नहीं होनी चाहिए, कुंडलियाँ साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और कुंडली के ऊपर नाम मेंशन होना चाहिए कि किसकी पहचान है। पहचान बहुत ज़रूरी है। तो कई लोग नाम भी नहीं लिखते। अगर आज आपने एपिसोड देखा है, कुंडली पे नाम नहीं लिखा हुआ, तो सुबह पहले उठ के सबसे पहले यही काम कीजिए, रात को नहीं, सुबह पेन लीजिए लाल रंग का, और उस बच्चे का, उस इंसान का नाम लिखिए जिसकी वो कुंडली है। वहां से ही आपका भाग्य बनना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसे लग रहा था सुनील जी, जैसे मैं, ये मिथ है, मुझे नहीं लग रहा था ये फैक्ट होगा, ये लेकिन ये फैक्ट फैक्ट निकला। जी, फैक्ट है। तो अभी जो दूसरी बात है, मैं एक बात सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद ये सवाल जो है वो आएगा कि ये भी मिथ है या फैक्ट है। एक दादी अपने पोते को कहती है कि रात के 12 बज गए, मोबाइल छोड़ दे, वरना तेरा भाग्य खराब हो जाएगा। तो पोता कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मोबाइल होते नहीं थे, तो मेरी कुंडली को पता नहीं है कि मैं मोबाइल देख रहा हूँ। तो दादी की बात सही या पोते की बात सही? देखिए, जिसने, जो यूपीएससी टॉपर हुए अभी, मुझे नहीं लगता कि वो मोबाइल पे उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया होगा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहता कि ये, क्योंकि ये लाइफ है आज की डेट में, एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा दूर रखिए। कुंडली, आप जब भी जिस मोबाइल को बच्चा यूज़ करता है, एक छोटा सा आप टिप कर सकते हैं, जिस मोबाइल को बच्चा यूज़ करता है उसके पीछे स्ट्रिप्स आती हैं, पिरामिड स्ट्रिप्स आती हैं, वो चिपका दीजिए। रिजल्ट क्या रहेगा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बट ये पिरामिड स्ट्रिप्स आती हैं छोटी छोटी प्लास्टिक्स की। अच्छा जी। ये स्ट्रिप्स मार्केट से मिलती हैं, वहाँ से लाकर वाइट कलर की, रेड कलर की स्ट्रिप आप अपने मोबाइल पे जो बच्चा यूज़ करता है उसके पीछे इसको चिपका दीजिएगा। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप उससे बचे रहेंगे। लेकिन खराब होता है, लेकिन राहु खराब होता है। राहु, देखिए, आप जब भी फोकस लेस होते हैं, जब आप भटक जाते हैं या 24 घंटे आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। आपकी एनर्जी कौन ड्रेन कर रहा है? जिसका कंटेंट आप देखते जा रहे हैं। एनर्जी को रखना, एनर्जी को स्टोर करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप किसी लोगों को ऐसे देखते रहते आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। वो ड्रेनेज ऑफ एनर्जी जो है वो आपको अपने फोकस से हटा देती है। तो वो फोकस जब खराब होता है, आजकल तो बहुत केसेस है, किसी आई डॉक्टर के पास जाइए, आंखों के डॉक्टर के पास जाइए, बच्चों का हाल देखिए, छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लग चुकी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे, नज़र कमज़ोर होगी, विजन कमज़ोर हो चुका है उनका। क्यों? हम अपनी थोड़ी सी सहूलत के लिए कि बच्चा थोड़ा सा बिजी हो जाएगा, हम अपना काम कर लेंगे, हम दे देते हैं। तो मैं ये नहीं कहता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, कहने में और करने में और कथनी में बड़ा फ़र्क होता है। ये पॉसिबल नहीं है आज की डेट में भी बच्चे मोबाइल नहीं देखें। जितना मर्जी हम यहाँ बोल लें, जितना मर्जी कोई एडवाइस कर दे, बच्चे नहीं छोड़ते। तो छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं, एक स्ट्रिप ले लीजिए, वो स्ट्रिप लेके बच्चे के मोबाइल के पीछे चिपका दीजिए, जो बच्चा मोबाइल देख रहा है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको वहाँ से मिल जाएगा।
कुछ ना कुछ एडवर्स रिजल्ट उसका कम हो जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, बट पिरामिड्स अपना काम करते हैं। तो आप पिरामिड लेके, स्ट्रिप लेके मोबाइल के पीछे चिपका दीजिए। आपने कई बार देखा होगा कि ज्योतिषी अपने मोबाइल के पीछे ये पिरामिड स्ट्रिप लगा के रखते हैं, कोई कारण है उसके पीछे, दैट्स वाई वो लगा के रखते हैं। तो आप अपने बच्चे के मोबाइल के पीछे पिरामिड स्ट्रिप जरूर लगवाइए। तो अभी तो 2 सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं, लेकिन तीसरा सवाल जो वो भी है, बहुत सारे लोग, हम जानते हैं कि तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है जी। हम पूजा करते हैं तुलसी की। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, दांत नहीं लगाना, ऐसा कुछ है? जी हाँ जी, तुलसी पूजनीय है, तुलसी को चबाया नहीं जाता। जब भी तुलसी की कोई रेमेडी आप करते हैं, तुलसी को हमेशा अंदर निगलिए। जिस बच्चे का फोकस खराब हो, जिस बच्चे का कंसंट्रेशन खराब हो, पढ़ना चाह रहा है पढ़ नहीं पा रहा, उस बच्चे को एक रेमेडी करवाइए, तुलसी की रेमेडी करवाइए। मर्करी मजबूत होगा, बुद्ध मजबूत होगा, बुद्धि काम करेगी, इंटेलेक्चुअल पावर काम करेगी, बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ेगा। करना क्या है, आप मिश्री के साथ तुलसी के 3 पत्ते बच्चे को डेली खिलाना शुरू कीजिए। 2-3 दाने आप मिश्री के ले लीजिए, 3 पत्ते आप तुलसी के ले लीजिए। बच्चे को बोलना कि बिना चबाए अंदर निकलना है। मिश्री आप चबा सकते हैं, तुलसी के पत्ते को बिना दांत टच किए, बिना चबाए सीधा अंदर निकलिए। ऊपर से पानी पी लीजिए। 41 डेज या 43 डेज का एक संकल्प लेके इसको रेगुलर कीजिएगा। बच्चे का जो मर्करी है, जो बुद्ध है, वो मजबूत होता है। सिर्फ संडे वाले दिन इसको नहीं खाना, 40 डेज इस संडे को छोड़ के हैं। संडे वाले दिन तुलसी को टच नहीं किया जाता, हाथ नहीं लगाया जाता। इसके अलावा आप तुलसी बाकी दिन खाइए, बच्चे को दीजिए। मक्खन और तुलसी का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जिस घर में बच्चों को लेके ट्रबल हो, अगर आपने अपने घर के अंदर ठाकुर जी रखे हुए हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, तो तुलसी और मक्खन का भोग उनको लगता है। अब वो भोग लगाइए, वो भोग में से आप थोड़ा सा ज़रूर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस का फ्लो बढ़ना शुरू हो गया। बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका वो फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मक्खन तुलसी दोनों जो हैं ठाकुर जी को, कान्हा जी को बहुत पसंद है, उनका भोग लगता है, तो आप इसका भोग आप उनको ज़रूर लगाइए। तो अगला सवाल यानी कि चौथा सवाल ये है कि माथे पर तिलक लगाना समझ आता है, कान के पीछे तिलक लगाना, क्या उसका क्या इम्पोर्टेंस है? जी, आप माथे पे तिलक लगाते हैं। हम सनातन लीनेज से हैं, हम उस धर्म से हैं जो आज का नहीं है, हज़ारों वर्ष पुराना है। महर्षियों ने ये नक्षत्रास की प्रिडिक्शन उस टाइम पे कर दी थी। साइंस ने तो बाद में आके इसका खोज किया, आविष्कार किया है, बट इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस, इसका जो इम्पैक्ट आपकी ह्यूमन लाइफ पे रहता है, वो ऋषियों ने बहुत हज़ारों करोड़ों साल पहले कर दिया था। तो जब बात आती है तिलक की, तो सनातन में क्लियर है कि आप तिलक कीजिए, तिलक कीजिए। लेफ्ट कान के पीछे का मतलब यह है कि आपके किसका जो है तिलक किया जाता है, केसर का तिलक लेफ्ट कान के पीछे। मैं केवल बोलता भी हूँ, और बहुत सारे पुजारी भी बोलते हैं, पंडित जी भी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बोलते हैं कि लेफ्ट कान के पीछे लगाइए। लेफ्ट कान की एक वेन सीधा आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, हालांकि सारी बॉडी की वेन्स आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इसको कहते हैं समझदारी वाली वेन, विजडम वाली वेन। वो वेन आपकी लेफ्ट कान के पीछे से सीधी कनेक्टेड है आपके विजडम के साथ। तो वहाँ पे अगर आप जुपिटर एक्टिवेट करते हैं, वहाँ पे अगर आप तिलक करते हैं, तो उससे आपका विजडम, आपकी थर्ड आई खुलती है, चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ती है। आप कोई डिसीजन लेने में कमज़ोर हैं, आप रेगुलर करके देखिएगा, आपके डिसीजन क्लियर हो जाएंगे। बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, ज़िंदगी में कन्फ्यूजन होती है कई लोगों की, उनको सारी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में ही निकल जाती है उनकी, उनको समझ नहीं आता कि डिसीजन सही टाइम पे क्या डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन लेना है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए जिसमें लोग कन्फ्यूज रहते हैं। वो तिलक करें, कान के पीछे करें, माथे पे करें, कान के पीछे करें, कई लोग जुबान पे भी कर सकते हैं। इसको आप रेगुलर करना शुरू कीजिएगा, आपका विजडम काम करना शुरू कर देगा, आपका समझदारी जो आपको आपके काम आनी शुरू हो जाएगी। तो सुनील जी, एक सवाल है, मुझे लगता है कि घर घर की बात होगी, लोग उल्टे पुल्टे सोते हैं। जैसे कि अगर बेटे की टांगे इधर है तो बेटी का सिर इधर होगा, मतलब वो उल्टे पुल्टे सोते हैं जी। तो ऐसे सोने से भी बॉडी पोस्चर से भी फर्क पड़ता है? भाग्य बिल्कुल फर्क पड़ता है जी, भाग्य से फर्क पड़ता है। वैसे तो मैं गुरु नानक देव जी को मैंने बहुत पढ़ा उनके बारे में, और पूजनीय है, बहुत पूजनीय है। ऐसे सेंट हैं जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जब उन्होंने 4 उदासियाँ की थी तो निष्कर्ष निकल के आया था कि ईश्वर हर जगह पे है, जहाँ मर्जी प्यार कर लीजिए। जब उनका पाँव नॉर्थ में गए तो नॉर्थ में सब कुछ दिखना शुरू हो गया, वेस्ट में गए तो वेस्ट में सारी सृष्टि खड़ी हो गई। जहाँ जहाँ उनके पाँव गए वहाँ वहाँ पे सृष्टि खड़ी हो गई, वहाँ वहाँ पे पूजनीय मंदिर गुरुद्वारे सामने आ गए। तो मैं उनका फॉलोअर भी हूँ, मैं उनको मानता हूँ,
ये मेरा खुद ही निजी मेरा जो है सोच है। बट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो सूर्य की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। आप ग्रो करना चाहते हैं, जहां से राइजिंग है सूर्य, आप वहां पे पैर करके मत सोइए। आप वहां पे अगर आपने राइज करना है, ग्रो करना है, एक्सटेंड करना है अपनी लाइफ को, तो आप अपना सर ईस्ट की तरफ रख के सोइए। उल्टा पुल्टा पोज मत रख के सोइए। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। बेड के ऊपर आप सोते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस ना होने की वजह से आप ग्रो करते हैं। तो आप जब भी सोएं कोशिश कीजिए, बेड जिस तरफ मर्जी लगा हो, एटलीस्ट अपना सोने का पोस्चर जो हेड साइड है वो आप हमारे ईस्ट की तरफ, जहां सूर्य देव होते हैं हमारे, वहां पे आप कर सकते हैं। हमारी हिंदुज्म में नॉर्थ साइड में सोना ठीक नहीं है। जब भी किसी की डेथ होती है, तो जब भी मुर्दे को घर पे लाया जाता है, मृत शरीर को जब भी घर पे लाया जाता है, तो उसका सर जो है नॉर्थ की तरफ किया जाता है। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। इसके पीछे एक ये कोई मिथ नहीं है, ये एक साइंटिफिक रीजन है। नॉर्थ की तरफ सिर नहीं होना चाहिए। किस दिन इस पर डिटेल में बात करूंगा, समय थोड़ा है। आपको नॉर्थ की तरफ सिर रख के नहीं सोना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी चुंबकीय ऐसी रेज हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, जो आपको धीरे धीरे डैमेज करती हैं, ब्रेन को डैमेज करती हैं। सो उस तरफ सर रख के मत सोइए। कोशिश कीजिए आपके पाँव जो हैं वो वेस्ट की तरफ हो, आपका सर जो है ईस्ट की तरफ हो। तो ये बात तो मुझे लगता है कि सबको जाननी चाहिए। अब बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं वो बरकत को लेकर, पैसे को लेकर बचे हैं। पर्स किस कलर का होना चाहिए कि फ्लो बना रहे? एक आपको मैं छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जिस छोटी है लेकिन काम की है। सेकंड लॉर्ड आपकी कुंडली के, जो आपकी कुंडली के सेकंड लॉर्ड हैं, उस कलर का पर्स रखिए। लॉर्ड जहाँ मर्जी बैठा हो, 6, 8, 12 में हो, डजेंट मैटर। जो आपके कुंडली का दूसरे भाव का मालिक है, मान लीजिए 1 नंबर का है, रेड कलर का पर्स रखिए। 2 नंबर है, वाइट का रखिए। 3 नंबर है, ग्रीन रख सकते हैं। 4 नंबर है, अगेन वाइट। तो इस तरह से आप जो है वो अपना पर्स डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन का पुनीत जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। छोटे से क्वेश्चन में सबके लिए आंसर है। जिसका सेकंड राशि जो है वो फॉल कर रही है दूसरे भाव के अंदर, उस कलर का पर्स रखना शुरू कीजिए, बरकत मिलती है। लास्ट सवाल है, सोना लेना चाहते हैं जी। सोना ले नहीं पाते हैं, घर में सोना आए जी। क्या करें? सोने के लिए आपका जुपिटर, आपका बृहस्पति बहुत मजबूत चाहिए। सोना कब बिकता है? जब बृहस्पति पीड़ित होते हैं। घर से सोना कब चला जाता है? जब आपके बृहस्पति पीड़ित होते हैं। घर से सोना कब चोरी होता है? जब शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन कुंडली में बनता है। किसी भी तरह से दृष्टि संबंध बन जाए, आपस में कंजक्ट हो जाए, तो सोने के आपके चोरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपके कुंडली में अगर राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनेगा तो भी सोना प्लज करने का नौबत आ जाता है। वैसे तो गुरु चंडाल दोष इसको बोला गया है, लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपका सोना खराब कर सकता है। गुरु नीच के हों, 10 नंबर साइन में, मकर साइन के अंदर हो, तो भी सोना नहीं बन पाता। तो जब भी सोना लेना हो, आपका गुरु मजबूत होना बड़ा जरूरी है। गुरु मजबूत करने के लिए आपकी कुंडली देखनी बड़ी जरूरी है। आप अपनी कुंडली दिखा के गुरु की रेमेडी लीजिए, क्योंकि अगर आपने नीच को पावर दे दी तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपने 6, 8, 12 को पावर दे दी तो गलत हो जाएगा। तो इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है? वो आपके एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके जुपिटर को किस तरह पावर दिलवाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वोल्टेज है जो बड़ी बैलेंस तरीके से दी जाती है। करंट ज्यादा हुआ तो बल्ब जल सकता है, करंट कम हुआ वोल्टेज लो हो सकती है। तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। हालांकि पुनीत जी ने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका आंसर बड़ा टेक्निकल है। ये एक कॉमन स्टैंडर्ड आंसर नहीं है इसका कि आप ये कीजिए सोना बनना शुरू हो जाएगा। जुपिटर मजबूत होना बड़ा जरूरी है। तो 22 कैरेट सोना जुपिटर के अंडर है, 24 कैरेट सोना सूर्य है। तो अगर आपने सोना आपको चाहिए है, तो आपको अपना जुपिटर और आपको अपना सन, सूर्य और बृहस्पति मजबूत करने पड़ेंगे। कैसे करने पड़ेंगे वो आपका ज्योतिषी आपको गाइड करेगा। तो ये 7 सवाल, और मुझे लगता है कि इतने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिए हैं सुनील जी ने। हर एक बात का जवाब वो टू द पॉइंट दिया है। कोई साथ में कोई और 4 चीज़ें नहीं जोड़ी। जैसा हमें चाहिए था, जैसा किसी बच्चे को कोई गुरु समझाता है, वैसे ही सुनील जी ने समझाया है। तो अब बात करते हैं गुड लक रिपोर्ट की फटाफट से। सुकृति महंत है, न्यूयॉर्क से हैं। सुनील जी बोल रही हैं कि बेटी शादी के लिए मान नहीं रही, 2 साल से मना रही हूँ, आपका शो रेगुलर देखती हूँ, देखती वो भी है लेकिन फिर भी शादी के लिए नहीं मान रही है। कुछ उपाय कीजिए और गुड लक रिपोर्ट मेरी पहले भेज दीजिएगा। जी, बेटी की कुंडली भेज दी है। केतु के 3 नक्षत्र, केतु का 7th हाउस में बैठना, केतु का 7th लॉर्ड के साथ बैठना इस तरह की स्थिति क्रिएट करता है। मुझे इनकी कुंडली अभी नहीं देखी मैंने, लेकिन समवेयर जो ज्योतिष करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पुनीत ने जब क्वेश्चन पूछा होगा आपके दिमाग में भी ये चीज़ क्लिक की होगी
कि ये बच्चा क्यों नहीं करना चाहता शादी। ये आइसोलेशन वाला और ये जो फकीरी वाला जो थॉट है कि मैं शादी नहीं करूंगा, ये केतु से सीधा सीधा एसोसिएट है। उसका नक्षत्र का कॉम्बिनेशन हो सप्तम के साथ, सप्तम लॉर्ड केतु के साथ कंजक्ट हो जाए, इस तरह का फीलिंग देता है। केतु खुद सप्तम में बैठे हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। केतु तुला राशि के अंदर हो, तुला राशि आपके स्पाउस की है, वहां बैठा हो तो दिल ही नहीं करता कि इंसान शादी करे, लगता है कि आइसोलेशन में सारी जिंदगी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी कॉम्बिनेशन अब सामने आएगा इनकी कुंडली से, उसके हिसाब से इसका जो इलाज मैं ज़रूर देता हूँ। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी एस्ट्रोपीडी पूरी कोशिश में है कि हर तरह से आपके साथ जुड़ सके, क्योंकि अभी जो कोर्स है, जो एस्ट्रोपीडी का कोर्स है, उसके लिए रजिस्ट्रेशंस की भरमार हो रही है। तो हम यही कहेंगे कि हर तरह से कोशिश है कि हर घर जो है वो रोशन रहे। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।